हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल जारी होता है वह जारी हो चुका है। ठीक है, बट आप लोगों के पास और कई वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन ये जो है ना मेरे पास किसी प्रकार से आ चुका है। बट आप लोगों के पास भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये आपका सेट कॉस्ट जो रहने वाला है 215 रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी होता है सेम इसी प्रकार से आपके पेपर फाइनल पेपर में भी एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी मॉडल पेपर को कवर करेंगे और यह साइंस का मॉडल पेपर है। ठीक है, आप लोग पूरा देख सकते हैं से मॉडल सेट साइंस का है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार से आपको टाइमिंग रहता है। आप लोग जैसा कि सेंटर एग्जाम दिए हो और फाइनल भी आप लोग देने वाले हो तो समय आपको दिया जाता है। ठीक है ना, समय जो दिया जाता है 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, और जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है पढ़ाई के लिए, यानी क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाया करें। जब भी क्वेश्चन मिले तो 15 मिनट पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, और टोटल 80 नंबर के लिए आपको आपके पेपर में साइंस में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए आप लोग कुछ और रूटीन भी पढ़ सकते हैं। निर्देश भी यहाँ पर सामान्य निर्देश भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग पहला पढ़ सकते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही सही उत्तर दे, ये सब पढ़ना होता है। दूसरा जो दिया गया है दाहिनी और, ठीक है, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पर निरीक्षित करते रहें। ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। और तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, एक और मैंने आपको बात बताई कि इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी यानी आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाया करना 15 मिनट का। ठीक है, अगली क्वेश्चन जो है, अगली बात तो कही जाती है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बता है, जो कि एक खंड अ और खंड ब में। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा और इसमें आप लोगों को खंड ब में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, 2 सेक्शन होती है और भी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। खंड अ में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको 40 बनाना होता है, तो पूरा का पूरा इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पहले ही आपको बता दें ये जो है ना जो 2023 के लिए जो मॉडल पेपर ऑफिशियल है वही मॉडल पेपर है। ठीक है ना, आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के जरिए लाया हूँ। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से जारी भी होने वाला है ओरिजिनल भी। और ये आपको बता दूँ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, फिर आपसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। ठीक है, खंड अ में। ठीक है, तो खंड अ में हम लोग बढ़े। आपको बता दें ये जो अभी मॉडल पेपर हम आपको करवा रहे हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, 2009 से लेकर के 2022 तक। ठीक है, 2022 तक जो कि मॉडल पेपर हो या फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ओरिजिनल पेपर, ठीक है, उन सभी को हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि हमने हिंदी का भी करवाया है फर्स्ट दिन और भी करवाना है, उसमें 2000 प्लस क्वेश्चन को करवाना है। तो इसमें भी हम लोग हर विषय का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस मॉडल पेपर है, सबका सोल्यूशन हम करवाएंगे। अगर इसका सोल्यूशन आप लोग कर लेते हो तो लगभग आपका 70 से 80% तो आपका इसी से बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस मॉडल पेपर से। तो इन सभी वीडियोज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसका PDF भी आप लोग जरूर प्राप्त करें। ठीक है, तो आइए पहली क्वेश्चन को देखें। पहली क्वेश्चन है और अगर आपको पता है ना तो आप लोग जरूर बताएंगे, और बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, एकदम बहुत इजी है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आप लोग कमेंट करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि 2 होगा। ठीक है, 2 प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी जो मॉडल पेपर होता है जारी किया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी लेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। ठीक है, तो 2 आप लोग मारेंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर है उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, 2 नंबर का बताइएगा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण किसकी ओर घूमेगी। जब वायु में यानी कि वायु में पानी में प्रवेश किया कोई प्रकाश की किरण और वह तिरछी जल में क्या हुआ, प्रवेश कर गई। तिरछी रेखा मतलब पानी इस प्रकार से और प्रकाश का किरण इस प्रकार से है, लेकिन घूम करके पानी में इस प्रकार से प्रवेश किया तो यह किरण घूमेगा। किरण घूम सकता है जब देखो इधर ही जा रहा है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एंड आंसर बताने का भी प्रयास करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सीधे पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपसारी लेंस के लिए आप लोग याद रखेंगे हमेशा जब भी अपसारी लेंस आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखना अवतल। ठीक है, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। और वहीं आपसे ये भी पूछ दिया जाता है पेपर में। ठीक है, अभिसारी, इस प्रकार से याद रखेंगे। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तर लेंस। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो यार आप लोग इस बात को रखना। ठीक है,
अब अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन 4 नंबर रहने वाला है आपके पेपर में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताने का प्रयास करें, ठीक है, जितना हो सके। 4 नंबर है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लिए गए बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब समान बनना चाहिए। तो हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को, कहाँ रख सकते हैं, तो याद रखना आप लोग लेंस के फोकस की दोगुनी दूरी पर, लेंस का जो फोकस होगा उसके दोगुनी दूरी पर हम लोग रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे 5 नंबर का, ठीक है। जितना आपको पता है बताइए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। चलिए 5 नंबर का है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव का आँख है, आँख आपको पता ही है, मानव का आँख किस प्रकार से होता है, इल्यूजन आपको बना देते हैं, ठीक है। मानव का आँख इस प्रकार से होता है ना। तो मानव के आँख जो है इस पर आप लोग बताएंगे, इस पर मानव के आँख पर मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। प्रतिबिंब वाइट जो बिंब होता है वहाँ पर बनता है, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल होना चाहिए दृष्टिपटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 6 नंबर रहेगा, किसी माध्यम के लिए म्यू का अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसके लिए आप लोग म्यू बराबर जब भी पूछे तो आप लोग फॉर्मूला याद रखेगा, साइन आई बटे में होता है साइन आई बटे साइन आर। इतना आप लोग हमेशा याद रखना, ये पेपर में लगभग रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी रहता है, फॉर्मूला के लिए नंबरिकल जब आप लोग करिएगा तो उसमें काम भी देगा, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर होता है। तो आइए देख लीजिए दिया गया है क्या, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, अगर आपको बताए तो बताइएगा। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। किसी लेंस का आवर्धन है उसका ऐसा मात्रक क्या हो सकता है, क्या होगा। 7 नंबर का, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 7 नंबर के लिए। ये देखिए मीटर होता है, आपको बता दें ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि आंसर नहीं दिया गया। मीटर बटे मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर बटे मीटर का मतलब मात्रक विहीन हो जाता है, लेकिन मीटर में भी टिक मार सकते हो, बट मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप लोग मात्रक विहीन में ही टिक मारना, क्योंकि यही ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है, लेकिन मीटर बाय मीटर दे देता तब ठीक रहता। और मीटर बाय मीटर मिलेगा, मीटर मिलेगा तो कट जाएगा दोनों, तो ये मात्रक विहीन हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी ही सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, 2 नंबर के ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका क्वेश्चन एंड आंसर याद करके रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो याद रखिएगा अपवर्तन को दर्शाता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर जो रहने वाला है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कोई चालक है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, या फिर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो देखिए तीनों बिल्कुल सही होना चाहिए, तीनों बिल्कुल है, तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे, उपयुक्त सभी पर। अब देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है ये रहेगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो सकता है। वाट होगा, वाट बटे घंटा होगा, या फिर एम्पियर होगा, या फिर ओम होगा, क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आप लोग। तो देखिए ये बिल्कुल होना चाहिए, वाट होता है। वाट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा डब्लू को, स्मॉल डब्लू के द्वारा, स्मॉल लेटर डब्लू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, वाट दे देगा, पूछेगा वाट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो डब्लू के द्वारा, स्मॉल डब्लू के द्वारा, ठीक है। कैपिटल नहीं आप लोग याद रखना, स्मॉल लेटर, सॉरी कैपिटल लेटर याद रखना, स्मॉल नहीं, ठीक है, बड़ा लेटर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे, अगर आपको आंसर पता है तो। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए लिए गए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। यानी कि विद्युत परिपथ को मापने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को हम जब मापते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का, आमीटर का, या फिर वोल्ट मीटर का। तो देखिए आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है, ना ही ए होगा, ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी, कुछ नहीं होगा, लेकिन ए मीटर होगा। देखिए यहाँ पर 2 जगह दे दिया है वोल्ट मीटर, तो एक जगह कहीं पर, और शायद आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ए मीटर दिया मिलेगा, ठीक है।
लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एमीटर आप लोगों को मिलेगा दिया हुआ, ठीक है। तो एमीटर होगा, वोल्ट मीटर यहाँ पे नहीं होगा, तो आप लोग एमीटर टिक मारिएगा। ये मॉडल पेपर जो है इसमें मिस्टेक से टाइपिंग हो गया होगा, जो टाइप किए होंगे, तो आप लोग एमीटर याद रखिएगा, ठीक है। एमीटर फिर से लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर चाहें तो। एमीटर होगा, ठीक है, कोई टिक नहीं मारना है, एमीटर में आपको मारना है, याद रखिएगा आप लोग हमेशा। एंड अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर जो है ये क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। क्या कथन सही होना चाहिए? तो आपको पता है कि गलनांक जो होता है ना वह निम्न होता है, ठीक है, और प्रतिरोध कम होता है। तो निम्न का मतलब ज़्यादा नहीं, ये अधिक कहा जा सकता है अगर प्रतिरोध कम रहे तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी मार सकते हैं, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, आप लोग याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं गलत आंसर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ क्या नहीं हो सकता है? तो देखिए चुंबकीय का मतलब क्या होगा, जो कि लोहा में ना, जो कि चुंबक में ना सटे, तो लोहा चुंबक में सटेगा। निकेल भी सट जाता है, पीतल भी सट जाता है लोहा में। पीतल सटता है क्या? पीतल, चलिए पीतल नहीं सटता है, ठीक है ना, पीतल नहीं सटता है। कोल क्या है, कोबाल्ट सटता है, लेकिन पीतल ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पीतल जब नहीं, मतलब कि चुंबकीय पदार्थ क्या नहीं है, तो चुंबक, ये पीतल नहीं सटता है किसमें, तो चुंबक में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करेंगे, निकेल इसमें मार देंगे। क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट में, कोबाल्ट नहीं होगा, ठीक है, कोबाल्ट भी सटता है, ठीक है। तो आप लोग पीतल में मारेंगे, सीधे याद रखिएगा, ठीक है। पीतल आप लोग जब, अगर आपके घर में पीतल का कोई बर्तन होगा उसमें अगर आप लोग चुंबक को सटाएगा ना तो वो नहीं सटेगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइए, क्योंकि ये प्रीवियस मॉडल पेपर है, इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो सकता है? मतलब क्या है तो समझ जाइए थोड़ा सा। देखिए कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी लकीर है जिसमें परिनालिका डाली जा रही है, मतलब कि कोई लंबी है, मतलब आप लोग जा रहे हो कहीं कतार में स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, कोई बम फेंक दिया जाए तो वो बम फेंका जाएगा तो वो फूटेगा, तो सभी का मतलब सभी को नुकसान होगा, आप लोगों को नुकसान होगा। तो उसी प्रकार से है कि विद्युत धारा जब चढ़ रहा है तो उसमें किसी एक पटरी हो जाए, मान लिया जाए किसी वस्तु को रख दिया जाता है उसमें, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो सकता है? शून्य होगा या फिर और कुछ? शून्य तो होगा ही नहीं। चलिए और देख लेते हैं, शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। क्या हो सकता है इनमें से? देखिए क्या होगा, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरों की ओर पर जाने से बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो याद रखिएगा सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा, ठीक है। सभी बिंदुओं का मतलब क्या है, आप लोग जा रहे हो, ये देखिए आप लोग पहले देख लो, ये सब थोड़ा सा सही से बना देते हैं। चलिए ये क्या है, चलिए कोई है, कोई किसी का नाम ले लेते हैं। चलिए ये कौन है, चलिए इसका नाम सोना है, ठीक है, और इसका नाम मोना है। चलिए सोना मोना, अब देखो तुम दोनों जा रहे हो मार्केट, जा रहे हो, तो अगर आपके बीच में एक बम फेंक दिया जाए, ये फूटेगा, तो किसको, एक का नुकसान होगा कि दोनों का? दोनों साथ में, तो दोनों फटोगे ना, तो दोनों ब्लास्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ब्लास्ट दोनों हो जाओगे ना, दोनों मर जाओगे। तो वही हो गया कहने का, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक बार, ये क्वेश्चन काफी भी आया होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत धारा जो है उसके चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टर्ड ने किया था, एम्पियर ने, बोर ने, या फिर फेराडे ने? तो याद रखिएगा ऑस्टर्ड ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए 15 नंबर का, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या नहीं होगा? तो देखिए लकड़ी होगा, मतलब कि जो खेतों में काम जिसका उपयोग होता होगा, ठीक है। गोबर गैस का उपयोग होता है, मतलब खाना बनाने में, और कोयला का भी उपयोग होता है, ठीक है। खाना बनाने में किसका उपयोग होता है? देखिए गोबर गैस का होगा, कोयला का होगा, लकड़ी का होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का नहीं होता है। ये क्या हो गया, तो ये पेट्रोलियम के संबंधित हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हमें उदाहरण के तौर पर नहीं पूछा गया, तो आप लोग इसमें टिक मारेंगे, सी में। अब देखिए अगली क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। इसका जब रिएक्शन हुआ है तो ये बन गया है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये रिएक्शन करके बना, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? चलिए उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है? तो पहले आंसर आप लोग जान लो, ये हुआ है क्या, द्विविस्थापन हुआ है। द्विविस्थापन कैसे हुआ है वो जान लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को कुछ देखना नहीं है, इस प्रकार का रिएक्शन अगर आपको बहुत मिलता है, ठीक है, पेपर में आते रहता है रिएक्शन। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए दो कहीं कहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एगो यहाँ पर दिया है Na2, यहाँ पर दिया गया है Cl2, ठीक है, Cl2 दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है,
यहाँ पर जो था कुछ नहीं किया गया। इसमें देखिए हमने क्या क्या प्लस आप लोग इस प्रकार से दो समझाने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले जो इधर बना है 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में Na2Cl2, तो 2 कॉमन हम लोग इस प्रकार से ले लिए हैं। चलिए ले लेते हैं, याद रखिएगा इस प्रकार का जब भी तो कॉमन हमने ले लिया। अब चलिए Cl को पहले Na को लिखना है, Na इसमें कॉमन लिया तो Na हो गया, Na को लिखना है। यहाँ पर Cl में हमने 2 को कॉमन लिया तो Cl भी यहाँ पर आ जाएगा। Cl आ गया और बचा क्या क्या, तो बचा जो उसको लिख दो। चलो यहाँ पर पहले इधर से लिखिएगा, बच गया है Ba एंड इधर बच गया SO4, तो SO4 इस प्रकार से लिख दोगे। बस यही रिएक्शन हुआ। इसमें क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे देखना है, द्वितीय इस पंक्ति को छोड़ना है, इसको छोड़ना है और इसमें देखना है कि इसमें 2 आया है। सबसे पहले 2 आया है ना, तो ये द्विविस्थापन होगा। ठीक है, इस ट्रिक पर आप लोग याद रखना, इस ट्रिक को फॉलो करते हो ना तो द्विविस्थापन पूछे, एककीय विस्थापन पूछे, त्रिविस्थापन पूछे या बहुविस्थापन पूछे। बहुविस्थापन का मतलब क्या हो गया कि कोई अंक नहीं आएगा, मतलब बहुत अनलिमिटेड अंक आ जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड, तो उसके लिए विस्थापन आप लोग याद रखेंगे। संयोजन के लिए आप लोग 1 याद रखेंगे, वियोजन के लिए आप लोग 3 याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है। ठीक है, याद रखना, आप लोग फॉलो करना तो बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो। चलिए अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है पेपर में, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? क्या होगा, क्या होगा कमेंट करो। 5.6 होगा या फिर 5.6 से कम होगा या फिर 5.6 से अधिक या फिर 7.0 होगा? क्या हो सकता है 18 का? बिल्कुल होगा 5.6 से कम होगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, NaHCO3 के NaHCO3 यौगिक का प्रचलित, ठीक है ना, प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसका नाम क्या है? चलिए इस यौगिक का नाम क्या है, मतलब ये फॉर्मूला है, सूत्र है, इसका नाम आप लोग बताइए। याद है आपको? धोने का सोडा होगा क्या? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण या फिर सोडियम कार्बोनेट? क्या हो सकता है 19 नंबर का? चलिए सोडियम कार्बोनेट होगा, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है आपके पेपर में ये रहेगा, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? किसका होगा? तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट को, क्योंकि फॉर्मिकम अगर आप लोग कहीं पे 20 नंबर है ना, 20 में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 20 में नहीं होगा, इसमें ठीक है, ये होगा एंटासिड। ठीक है ना, एंटासिड होगा, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे 30 का 20 का। अब चलिए 21 में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको हम बता देते हैं आपको, फिर याद रहेगा। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। चींटी जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें क्या होता है आप लोग देखे होंगे, एक डंक छूट जाता है। चींटी हो, मधुमक्खी हो, कुछ भी हो तो डंक छूटता है, तो जिनके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है, उत्पन्न हो जाता है। जब भी मधुमक्खी आपको काटता है तो पहले तो एक डंक छूटता है, उस डंक को जब आप लोग थोड़ा सा क्या करते हो, खींचते हो, नचोड़ते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जलन और दर्द उत्पन्न करने लगता है। तो यह अम्ल निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? तो देखिए ये फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लिख देते हैं फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना। तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई क्या करता है पेपर में, जिसको नहीं पता रहता है याद रखें फॉर्मिक अम्ल है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है वो आप लोग याद रखेंगे ना तो एकदम बन जाएगा। वो होता है क्या, फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है क्या? तो याद रखना आप लोग, मिथेनोइक अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल दे तो बहुत अच्छी बात है, टिक सीधे मारना, लेकिन मिथेनोइक अम्ल भी होता है फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम। तो मिथेनोइक अम्ल में भी आपको टिक मारना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कंफ्यूजन काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर जो रहने वाला आपके पेपर में क्वेश्चन जो रहेगा, और ठीक है ना, ऑक्जेलिक। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, संतरा में, सिरका में या फिर इमली में? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टमाटर में पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए ये हो आ गया केमिस्ट्री का सवाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CaSO4 × 1/2 × H2O निम्नलिखित में से यह रिएक्शन है, रिएक्शन किस यौगिक का रासायनिक सूत्र? ये सूत्र होगा, ठीक है, किसी का सूत्र है, संगम। ठीक है, संगम रमन का होगा या फिर ब्लीचिंग पाउडर का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम का? तो याद रखिएगा ये सूत्र जिप्सम का होता है, तो ये आपको माइंड में बैठा के रखना है। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगली क्वेश्चन 24 नंबर जो रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, पारा जो है ना, ये पाया जाता है तरल अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 25 नंबर जो रहने वाला है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवर्त होते हैं? नाइट्रोजन में आपको पता है Na2 द्वारा नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं, Na2 द्वारा होता है ना। तो इसमें कितना आवर्त हो सकता है आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। तो देखिए इसमें तो 2 यहाँ पे है, तो 2 तो होगा ही, बट यहाँ पे Na
Na2, तो 2 देखो होगा, तो 2 को हम लोग लिखे तो होगा ही 2। फिर भी देखिए Na, यानी कि N के गुना में भी 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 जोड़ दे तो 3 होगा, यानी कि क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ट्री आवर्ड होता है, तो आप लोग याद रखना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कई स्टूडेंट मार देते हैं 2 में, तो 2 में नहीं मारना है आपको, ट्री आवर्ड में मारना है, 3 में, ठीक है। तो याद रखना आप लोग ये ट्रिक, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक क्या होगा, चलिए हीरा का होगा, ग्रेफाइट में होगा, आयोडीन में, या फिर गंधक में, किस में होगा, 26 का आप लोग कमेंट करेंगे। तो ग्रेफाइट में आप लोग याद रखेंगे, ग्रेफाइट में जो था ना, यह क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन आने वाला है क्या, 27 नंबर है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होती है। तो देखिए बाहरी कोष में यहाँ तक अगर प्रश्न पूछता ना, तब आपको यहाँ पर दिक्कत कई स्टूडेंट को होगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए गूगल पर अगर पूछोगे ना, तो आपको 8 बताएगा आंसर, 8 बताएगा, कभी 4 नहीं बता सकता है। तो यहाँ तक आप लोग अगर कन्फ्यूजन हो ना, कभी गूगल पे अगर आपको नहीं आंसर पता हो, तो आप लोग इतना सर्च करना गूगल पे, इतना ही सर्च करना, जहाँ तक मैंने आपको यहाँ पर टिक लगा दिया, इतना सर्च करोगे तो आपको अधिकतम 4 बता देगा, लेकिन कुल यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो निम्नलिखित में से क्या हुआ, यहाँ देखिए कुल लग गया ना, तो इसी के कारण कंफ्यूजन हो जाता है, गूगल भी वो भी आपको आंसर क्या बता देगा, 8 बता देता है। तो इसीलिए उतना आप लोग नहीं याद रखना। यहाँ पर पूछा गया है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहीं तक क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लेकिन आगे बढ़ाएगा तो कोई बात नहीं, 4 आप लोग याद रखना, ठीक है 4। लेकिन आप लोग कहीं आंसर ढूंढोगे तो आपको 8 बताएगा गूगल पे, ठीक है। तो उसके भरोसे नहीं रहना, तो आप लोग यहाँ पे 4 में टिक मारना, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, 1 नंबर फिक्स है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 3 क्वेश्चन होता है, 3 में से 1 क्वेश्चन लगभग पेपर में हमेशा रहता है, हर एक साल, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग उल्टाओगे तो उसमें देख लोगे तो ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए एल्केन और एल्काइन सेकेंड में ये आ रहा है, सेकेंड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा CnH2n, CnH2n, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी ला दूंगा, इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो ला दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन पे शॉर्ट वीडियो के लिए, ठीक है। कमेंट करना, अगर कमेंट आता है तो मैं जरूर बता दूंगा। और ये जो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा उसको अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो लगभग ये तीनों क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा, तीनों फॉर्मूला आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, समान आणविक सूत्र के लिए, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। क्या होगा, संख्यात्मक होगा, समवाय, या फिर सजातीय श्रेणी होगा, प्रक्रियात्मक समूह होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो चलिए याद रखना आप लोग, संरचनात्मक क्या होगा, समवाय होगा, ठीक है। तो देखिए 29 नंबर है ना, चलिए बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। कमेंट भी आप लोग बताएंगे, कमेंट भी करते चलें जितना हो। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे, और जितना हो सके शेयर आप लोग को अपने फ्रेंड में इस वीडियो को कर देंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किस आवर्त फलन होते हैं, किस प्रकार का होता है। 30 नंबर है, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए ये होगा परमाणु द्रव्यमानों पर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों पे। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। आवर्त कहलाएंगे, समूह, कोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं कहलाएगा, ठीक है। 31 नंबर का काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप लोग गूगल पे इसको सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को वर्ग बताएगा, हमेशा वर्ग बताता है, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, समूह से ही वर्ग बनता है। एक व्यक्ति है तो उसमें अगर एक व्यक्ति है तो वो अकेला हो गया, और एक समूह है, समूह एक है, और एक ही समूह में कितना है, लगभग 8 व्यक्ति है, तो वो एक वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो उसी को आप लोग याद रखिएगा। आप वर्ग तो कभी देगा नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन कभी भी हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वर्ग देगा। और वर्ग से आप लोग याद रखना कि वर्ग में व्यक्ति कोई समूह होगा तभी वर्ग बनेगा, तो समूह में आप लोग टिक मारना, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के कन्फ्यूजन के कारण याद भी क्वेश्चन आता है जिसका हम लोग गलत टिक मार देते हैं, ठीक है। अब 32 नंबर है, अम्लराज के सांद्र जो होता है ना HCl होता है, एवं सांद्र होता है HNO3 के अनुपात निम्नलिखित में से क्या होंगे। तो देखिए HCl, ठीक है, HCl का होता है अनुपात 1 हो गया, एंड HNO3 इसमें तो देखिए 3 लिखा ही है, तो 3 होगा, 1/3। लेकिन ये नहीं होगा, इसी को हम लोग अगर पलट दें तो ये हो सकता है क्या, तो ये हो सकता है 3:1। तो ऑप्शन नंबर आप लोग किस में मारेंगे, टिक, ऑप्शन नंबर डी में मारिएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से याद रखेंगे आप लोग ट्रिक के जरिए, क्योंकि इसी प्रकार से कन्फ्यूजन होता है ना, जिसके कारण क्वेश्चन बन नहीं पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरे पौधे क्या कहलाएंगे? हरे पौधे स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा। अब चलिए आप लोग फर्स्ट में आंसर बताएंगे, सब छोटी छोटी क्वेश्चन है। छोटी आंत में पाए जाने वाले ठीक है ना, रसाकुर, ठीक है, रसाकुर का क्या कार्य है? क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा, पाचन, अवशोषण या फिर स्वागीकरण होगा, क्या हो सकता है? तो चलिए बिल्कुल होना चाहिए 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अवशोषण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, करेब, ठीक है ना, करेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो 35 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? क्या हो सकता है? तो बिल्कुल होगा, ये होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 37 नंबर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ए एवं बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में होगा? तो याद रखना आप लोग, जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का परिवहन, यानी कि जब हम लोग पौधों में पानी को डालते हैं, जल को डालते हैं, तो वो क्या होता है? जाइलम के द्वारा ही उसके जड़ों में जाता है, जिसके कारण पानी को पौधा ग्रहण कर पाता है, ठीक है। तो 37 का आप लोग याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिवहन, तो देखिए खुला परिवहन तंत्र है मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्यों में भी पाया जाता है, तिलचट्टा में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य मेन है तो मनुष्य में आप लोग याद रखना। और केचुआ में भी पाया जाता है, तो वो तो उसमें टिक मारना है, लेकिन मनुष्य यहाँ पे आपको टिक मारना है, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? पादप उत्सर्जी पदार्थ क्या नहीं है? क्या नहीं हो सकता? मतलब कि किसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता है, आग उत्पन्न नहीं होगा, किसमें नहीं हो सकता है? कमेंट करेंगे। टाइनिन में नहीं होगा, रेजिन में, लेटेक्स में या फिर स्टार्च में, किसमें नहीं होगा? 39 का लेटेक्स में नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल यही सही होगा। अब अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? CO2, CO, NH3 या फिर उपयुक्त सभी, तो CO3 होगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 40 नंबर का। अब अगली क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे कहीं तो आपको पीयूष ग्रंथि देगा, पीयूष ग्रंथि। और जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, कुछ गलतियाँ कर देता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो पीयूष ग्रंथि होना चाहिए। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है? तो वो आप लोग याद रखेंगे ना, तो होता है थायरॉइड ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे ना, तो थायरॉइड ग्रंथि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में मारना, ठीक है, याद रखना है। यही सब कन्फ्यूजन काफ़ी होता है स्टूडेंट को। अब अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो ये आप लोग याद रखना, एथिलीन का प्रयोग हम लोग फल पकाने के लिए करते हैं। अब देखिए अगली है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो सबको पता है, मधुमेह रोग होगा, ठीक है, मधुमेह बिल्कुल होगा। अब अगली क्वेश्चन है, ईस्ट के अलैंगिक जनन में कौन सी विधि होती है? मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनः जनन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मुकुलन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन रहने वाला है क्या? तो देखिएगा 35 नंबर, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में? तो किस में होगा? कमेंट करेंगे आप लोग जल्दी से। 45 नंबर का क्या हो सकता है? तो बिल्कुल होगा 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा। किस में हो सकता है? योनि में होगा क्या? 45 का दिया है फैलोपियन नलिका में, इसमें होगा क्या? योनि। किस में हो सकता है? कमेंट करेंगे आप लोग। अंडाशय में नहीं होता है निषेचन की क्रिया। चलिए ये होगा योनि में, ठीक है, योनि में होगा, आप लोग याद रखना, योनि में होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। अब अगली क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। अनुवांशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को, ठीक है, मेंड्रिप को या फिर मेंडल को, याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 46 का। चलिए अगली क्वेश्चन है, जीव मऊवर, ठीक है, जीव मऊवर, ठीक है ना, मऊवर, जीव मऊवर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? क्या होगा? तो कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल होगा, सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगली क्वेश्चन है, जातिया की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जातिया की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है कौन? डार्विन ने, ठीक है। तो आपको बता दें, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग मार्केट से खरीदते हो ना, तो वो क्या होता है, 5 सेट आपको मिलता है, ठीक है, 5 सेट मिलता है।
5 सेट्स आपको मिलता है। तो वो होता है क्या कि कोई कंपनी वाला है जो कि खुद से बना देता है, बट ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और कब का है तो मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर 2020 का है, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा और कन्फ्यूजन भी आपका दूर होगा, ठीक है। ऑफिशियल जितना भी मॉडल पेपर होगा मैं 2009 से लेकर के 2022 तक का पूरा मॉडल पेपर करवा दूंगा, और 2023 का भी आने वाला है वो तो आपको मिल ही जाएगा, करवाऊंगा और आपको PDF भी दे दूंगा। तो आइए पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में देखिए सेक्शन बी में हम लोग चलेंगे। सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो देखिए दो प्रश्न आपको बनाना होता है, जिसके लिए 4 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे तो अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए, यानी कि राइट टू यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं उनको लिखना है। तो चलिए और भी क्वेश्चन है, उस 2-3 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं हल। अब वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल की तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझाएं। एंड अगली क्वेश्चन ये सब है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 को अभी इस वीडियो में कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सॉल्व करा देंगे आपको। और PDF आपको मिलता है, कहाँ मिलता है तो पेड ग्रुप में मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो देखिए उत्तर होगा अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है। टॉर्च का मतलब टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, तथा गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। तो इतना लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। 2 नंबर के लिए यह प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब अगली क्वेश्चन देखिए, अगली है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाली परिवर्तन को क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए आंसर होगा वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तब वह अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये पूरा पूछा और उसमें हमें क्या लिखा कि वह अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखना, इतना आंसर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल रहेगा। एंड अगली क्वेश्चन देखिएगा, तो ये रहने वाला है ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं व्याख्या करें। तो आपको पता है यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों यानी हमारे आंख पर जो प्रकाश आएगा, आने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाएगा। इसीलिए ग्रह टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि ग्रह जो है, ग्रह बहुत ऊपर है, जो कि पृथ्वी से भी बड़ा, मंगल ग्रह से भी बड़ा है, ठीक है। तो वो से भी बड़ा है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वह पृथ्वी पर जब आती है तो वह क्या होती है, उसकी प्रकाश की किरण, हमारी आंख छोटी है तो उसमें जब पड़ती है तो वह छोटी हमें प्रकाश की परिवर्तन वह क्या होता है, किसके कारण, तो वह उसका औसत मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण वह हमें टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। तो इतना आप लोग एडुजन याद रखना, ये लिख दोगे ना, काफी VVI को होता है और पेपर में 2 नंबर के लिए लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। और भी अधिकतर क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर देंगे और PDF ये सब जो है ना, PDF तो पहले ही आपको मिल जाएगा पेड ग्रुप में, अगर उसको आप लोग ज्वाइन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर के लिए देखिए, ये सब 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए पेड ग्रुप के बारे में आपको समझा देते हैं कुछ। देखिए पूरा पेपर हमारे पास है, ये मॉडल पेपर है 2020 का, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन आपको पूरा जो है ना आज ही मिल जाएगा, ठीक है। लगभग एक ही दिन में मिल जाएगा, पूरा पेड ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को बता देते हैं, ज्वाइन करना काफ़ी जरूरी हो गया है, तो ज्वाइन आप लोग जरूर करें। उसके लिए आपका चार्ज क्या है, तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, लिखा गया चार्ज, तो इतना चार्ज है, ठीक है, 1040, ठीक है, 1040 है। तो इतना आप लोग पे कर देना। उसके लिए नंबर आपको दे देते हैं, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी कर सकते हो, फोन पे, ठीक है ना, लिख देते हैं पहले। चलिए फोन पे, गूगल पे किस नंबर पे करना है तो नंबर आप लोग देख लेंगे। चलिए नंबर है देखिए 6009969809, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग क्या करेंगे, इस पे आप लोग सबसे पहले तो इसको सेव कर लेंगे। न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग मिथुन सर के नाम से सेव कर दें। एंड अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे करना चाहते हैं तो इसी नंबर को आप लोग फोन पे, गूगल पे कहीं पे सर्च करेंगे तो मिथुन रॉय गूगल पर, अगर गूगल पे अगर, ठीक है ना, इस पे अगर आप लोग सर्च करते हो, इससे अगर आप लोग भेजना चाहते हो गूगल पे से तो वहाँ पर मिथुन रॉय आपको सर्च ID शो होगा। और फोन पे से अगर आप लोग करते हो तो मिथुन कुमार सर्च होगा ID। और आपको एक अच्छी बात है, कुछ सर्च हो या ना हो, नाम शो हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चैनल का लोगो हो ना, चैनल
चैनल का जो अभी यूट्यूब आप लोग देख रहे हो साइड में देखेंगे इधर तो चैनल का लोगो आपको दिख रहा होगा, तो वही लोगो आपको क्या होगा वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। मिट्टू स्टडी सेंटर लिखा हो, बस उस पर आराम से भेज देना और स्क्रीनशॉट उसका लेकर के इसी नंबर पे आप लोग भेज देना, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी आप लोग भेजना व्हाट्सअप करके एंड अपना नाम, ठीक है ना, नाम भी भेजना ताकि मैं सेव करके आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँ और पीछे का जो भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। एसएसटी का आपको बता दूँ, साइंस का, ठीक है ना, साइंस का जितना भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूरा एसएसटी, सॉरी इधर बताते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका भेज दिया गया है, ठीक है। सबका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी तीनों का भेजा चुका है। उसको पढ़ लोगे तो आराम से नंबर 1 भी सब्जेक्टिव का छूटेगा नहीं। एसएसटी के लिए भी पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भेज दिया गया, उसको भी पढ़ लोगे। और कई सारा मॉडल पेपर हिंदी संस्कृत हर चीज़ का भेजा गया है और भी संस्कृत का भी भेजा गया और भी सब धीरे धीरे भेजा जा रहा है, ठीक है ना। सब भेजा जा रहा है तो वो सब भी आप लोग नोट करेंगे और याद करते जाएंगे तो एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। और जो भी आपका टारगेट हो, जो भी हो, मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ टारगेट, आप लोग देखेंगे जो भी आपका टारगेट हो तो एकदम पूरा होगा। बस इतना आप लोग पढ़ ले तो मेरे द्वारा दी गई मॉडल पेपर को, ठीक है ना, मॉडल पेपर नहीं मतलब क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।